बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम बोलो के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो पाक फौज की फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस है और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत ये 81वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस GHQ रावलपिंडी में हुई। इसका जो एलामिया जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि वक्त आ गया है कि रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ नफरत फैलाने वाले और सियासी तौर पर बगावत करने वाले मनसूबा साजों और मुल्क में अफरा तफरी फैलाने के मजमूम मकासद के मास्टर माइंड्स के गिर्द भी कानून का घेरा तंग किया जाए। इस मीटिंग में पाक फौज के जो तंजीमी उमूर हैं उनका गौर हौस किया गया है। हिकमत अमली, ऑपरेशनल और तरबियती उमूर पर बातचीत के अलावा इस बात का भी इस अज़म का भी इयादा किया गया कि पाक फौज अपने शोहदा को बहुत इज़्ज़त की निगाह से देखती है और उनकी फैमिलीज़ को इज़्ज़त की निगाह से देखती है। और 25 मई को जो यौम तकरीम शोहदा मनाया गया उसमें पाकिस्तान की अवाम ने इस बात का इजहार किया कि वो अपने शोहदा को इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं। उसके अलावा 9 मई के वाक़यात के हवाले से दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट कही गई हैं। उसमें एक, इन वाक़यात में मुलव्विस जो अनासिर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई और उसके साथ साथ इसके जो मनसूबा साज हैं उनके खिलाफ कानून का घेरा मजबूत किया जाए या कानून का घेरा तंग किया जाए। तो ये वाज़े करता है कि 9 मई के मामले के ऊपर चाहे वो सियासी हुकूक के नाम पर या इंसानी हुकूक के नाम पर जो भी बयानियां बनाने की कोशिश की जा रही है उसे मुस्तरद किया जाता है और जो लोग इन वाक़यात में मुलव्विस हैं, जो इसके प्लानर्स हैं, जो इसके एग्जीक्यूटर्स हैं, उनके खिलाफ लॉ ऑफ लैंड के तहत कार्रवाई की जाएगी। इंतहाई गैर मामूली फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी और उसमें इस बात का भी इयादा किया गया है कि 9 मई के हवाले से जो भी एक नैरेटिव बनाया जाता है कि सिविलियन अदालतों में मुकदमात को चलाया जाए, जाहिर करता है या हुकूमत ये समझती है कि सिविलियन अदालतों की ये कैपेसिटी नहीं है कि वो इन मुकदमात को चला सकें। डॉक्टर यास्मीन राशिद का एविडेंसेस की मौजूदगी में इन मुकदमात में बरी होना इस बात का सबूत है। और आज की इस मीटिंग के बाद ये बात वाज़े तौर पे नजर आती है कि 9 मई के जो वाक़यात में मुलव्विस, चाहे वाक़यात में मुलव्विस जो शरपसंद सियासी कारकुनान थे वो या उन्हें सुपरवाइज करने वाले या इन सब को प्लान करने वाले जो लोग हैं उनके खिलाफ लॉ ऑफ लैंड के तहत कार्रवाई होगी। इसके अलावा जिन उमूर पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे उसमें पॉलिटिकली जहांगीर तरीन साहब की जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं, आज की अदालत की सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई जो डिस्टिंग्विश पैनल हमें ज्वाइन कर रहा है उसमें हसन अयूब हमारे साथ होंगे, सीनियर सहाफ़ी हैं इस्लामाबाद से, नासिर बेग चुगताई साहब कराची से वीडियो लिंक पर हमारे साथ होंगे और कानूनी माहिरीन में शोएब शाहीन और हसन रजा पाशा हमारे साथ होंगे। नाज़रीन, गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं सुप्रीम कोर्ट के आज की समाअत के हवाले से। हसन, आज की समाअत का ज़रा इब्तदा आपसे करके मैं शोएब शाहीन साहब की तरफ जाऊँगा। 14 मई के फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं मगर ये फैसला तारीख बन चुका, अदालती फैसला तारीख में रहेगा, 90 रोज़ में इंतखाबात लाजमी है। इसको किस तरह एलिब्रेट करेंगे आप? ये अदालती फैसला तो ये है ही नहीं 14 मई को इलेक्शन कराएं। अदालती फैसला तो ये था कि 4 जजेस ने कहा था कि जी ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में नहीं आना चाहिए, ये पहले मुतलका हाई कोर्ट्स में जो है वो तय होना चाहिए पंजाब और KP के हवाले से। तो वो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मेरे ख्याल से वो मीडिया की हेडलाइंस तो जरूर बनेंगे लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने और पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से बड़ा अपना मौक़िफ़ जो है अपनी करारदाद के जरिए भी वाजे कर दी है और जो स्पीकर की रूलिंग है वो भी आपके सामने मौजूद है। तो वो तमाम चीज़ें जो है वो भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। खाली रिकॉर्ड वो जो अदालत में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स है वो रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि रिकॉर्ड जो है वो है जो कि रूलिंग्स भी हैं और पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग भी है। अब क्वेश्चन ये है कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट किधर है? जो इंतखाबात कराने के हवाले से जो ओरिजिनल केस स्टार्ट हुआ था, जो आज को नोटिस भी लिया गया था, उसका ऑर्डर ऑफ द कोर्ट आज भी नहीं मौजूद। आप 9 रुकनी बेंच वाले ऑर्डर ऑफ द कोर्ट की बात कर रहे हैं, 7 रुकनी बेंच वाले या 5 रुकनी? 7 रुकनी वाले, ठीक है। शोएब शाहीन साहब, आज जो चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स मेरे सामने थे, मैंने हसन के सामने रखे जिस वक्त आप हमें ज्वाइन कर रहे थे कि 14 मई के फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं मगर यह फैसला तारीख बन चुका। जब मुमकिन नहीं और तारीख बन चुका तो इसका मतलब हम इस केस को बंद समझें? अब नहीं, बंद तो नहीं। देखें ना, 2 ऑप्शन है। एक तो ये है कि वो जो रिव्यू पिटीशन है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए और ये कहते हैं कि 14 मई को इलेक्शन का जो हमारा फैसला था 4-4 का वो इनवैलिड था, वो गलत था या उसमें कोई गलती थी। 4-1 का मेरा ख्याल है। दूसरा 4 अप्रैल की बात कर रहे हैं। देखें, दूसरा मामला जो जिस 4-4 का वो फैसला है ना जिसके जरिए 14 मई को डेट फिक्स की थी, ठीक है। दूसरी बात यह है कि वो तारीख का हिस्सा इसलिए भी वो कहना मकसद है कि एक इम्प्लीमेंटेशन होनी थी टाइम पे, वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। अब ये तो कहा नहीं जा सकता कि अब 14 मई को इलेक्शन करा दें क्योंकि वो ज़ाहिर तारीख गुजर गई। अब उसका अगला स्टेप ये है कि जिसने उस ऑर्डर को वायलेट किया है उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होंगी और उनको सजा मिलेगी, और जिसने को वायलेट किया है, ये इसका मकसद 2 है। अब ज़ाहिर जब तक रिव्यू का फैसला नहीं आता उसके बाद फैसला होगा
कि क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू हो सकती हैं, और हो सकती हैं तो कौन कौन उसमें मुलव्वस है। सही। नासिर बेग चुगताई साहब, आप हसन अयूब ने जो एक पॉइंट लिया, हमारी पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट है वो भी यही पॉइंट लेती है कि जी अदालत का फैसला जो है वो 4-3 का है, तो इसलिए वो 14 मई के इंतखाबात के फैसले को मानते ही नहीं है। हसन भी उसी स्टोरी को जो है बाय करते हैं और हसन उसी पे आर्ग्यूमेंट करते हैं। शोएब शाहीन साहब उससे एग्री नहीं करते। एज ए सीनियर जर्नलिस्ट, आपने जिसे कहते हैं एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड जर्नलिज्म, इस सारी अदालतों को भी रिपोर्ट किया है, इन हालात को भी देखा है। कभी ऐसा बहरान आपके एज एडिटर सामने से गुजरा कि आपको समझ में ना आ रहा हो कि 4-3 का फैसला है, 3-2 का है, 14 मई को इंतखाबात होंगे नहीं होंगे? क्या राय देंगे सर? एक 4-3 का फैसला मैंने पहले देखा है, वो जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी का है, वो भी 4-3 का था। सही। तो अगर मेरा करियर शुरू वहीं से होता है, अच्छा, तो मैं 4-3 में दोबारा फंस जाऊं? सही। मैं फंसता नहीं जाऊँ। साफ बात ये सही। बात यही कि सुप्रीम कोर्ट को मेरा ख्याल है, मेरी राय है, ये इख्तियार नहीं है कि वो कोई तारीख मुकर्रर करे इलेक्शन की। हमारे जो तकसीम इख्तियारात की, उसके तहत ये काम इलेक्शन कमीशन का है कि डेट देगा। दूसरी बात ये कि ये मामला हाई कोर्ट पे था, पंजाब असम्बली का और केपी असम्बली। ये हाई कोर्ट से उठाया क्यों गया? क्या जल्दी थी? एक सीपीओ के तबादले पर इतना बड़ा हंगामा, और पूरे पाकिस्तान में जो आग लगी 9 मई को, उस पर एक लफ्ज भी नहीं। तो भाई ये 2 अमली है, ये बड़ा मसला है। दूसरी बात ये है कि जब आप ये फरमा रहे हैं कि तारीख बन गया, तो अंग्रेजी में जुमला जो है वो है इट्स अ हिस्ट्री नाउ, मतलब खलास, मिट्टी पाओ, खत्म हो, खत्म, अमल नहीं हुआ ना। सही। इट्स अ हिस्ट्री। तो मेरा ख्याल तो ये हो सकता है, मतलब ये चौधरी शुजात वाली मिट्टी डाल रहे हैं आप इस पे? मिट्टी पाओ जी, बिल्कुल। रोटी छोटी खाओ, रोटी छोटी खाओ, मिट्टी पाओ। अच्छा चुगताई साहब, आपने एक बात कही कि आपने इब्तदा की 4-3 के फैसले से। 4-3 का वो फैसला एक सियासतदान के खिलाफ अदालत का था। ये जो 4-3 का फैसला है वो अदालत का जो है वो सियासतदान को सपोर्ट करता है। क्या तारीख में ये आपके सामने आएगा कि एक 4-3 के फैसले में सियासतदान विक्टिम था और एक 4-3 के फैसले को सियासतदान आज कैश कर रहा है? देखिए, वो अदालत जो थी उसको अदालत तो कोई मानता ही नहीं ना। हमारी अदालतें थोड़ा बहादुरी करना चाहिए हमारी कोर्ट्स को, और वो रेफरेंस सुनना चाहिए, भुट्टो साहब की फांसी का रेफरेंस, सही, जो प्रेसिडेंट ने फाइल किया हुआ है। बहुत रेफरेंस जमा करके क्या करेंगे? खेलेंगे कूदेंगे उनसे। अब आप 2007 के मुकदमे निकाल रहे हैं, वो पहले निकाल लेते हैं, अब कह रहे हैं पुराना हो गया केई का मसला। जब केई की बारी आती है तो पुराना हो जाता है। बाकी मसाइल अब छोड़ें, मैं क्या अर्ज करूं। तो मेरा अपना ख्याल ये जो फैसला है 4-3 का, का फैसला है, मैटर करता है। सही। और इसको हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए, बिल्कुल। हसन, आपके ख्याल में जो नासिर बेग चुगताई साहब ने और आपने जो बात की, दोनों की बातों में अपनी जगह पे वैलिड पॉइंट्स हैं और गवर्नमेंट भी इसी आइडिया को बाय करती है। हमारे साथ थोड़ी देर में माहिर कानून साथ होंगे, शोएब शाहीन साहब पहले हमारे साथ थे, फिर अभी को थोड़ी देर में कोई और होंगे। अब इस सूरत हाल में जो डे टू डे हेयरिंग होगी, ऐसा लगता है एज अ कोर्ट रिपोर्टर आपको कि गर्मियों की छुट्टियों से पहले अदालत कोई सरप्राइज गवर्नमेंट और पार्लियामान को दे सकती है? शायद साहब 2 हफ्ते जो हैं आइंदा, ये बड़े इंपॉर्टेंट है और बड़े गर्म होने जा रहे हैं। अदालती महाज बहुत गर्म होने जा रहे हैं। सही। और इसमें देखिए बुनियादी तौर पर क्या होने जा रहा है, ये इमरान खान साहब के ऊपर जो प्रेशर आया है उसको लिफ्ट करने के लिए एक किस्म की दोबारा सहूलतकारी का आगाज़ हो गया है, और आज उसका आगाज़ हुआ है। अब देखें जी, मामला ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के जो बाकी जजेस मौजूद हैं, क्या उन्होंने किसी और आइन का हलफ उठाया है जो इन 3 जजेस के मुकाबले में? ये जो 3 जजेस मौजूद हैं, हर केस इनके सामने लगना है। यानी चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल, आपकी सास की ऑडियो है, जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से जो है वो उनका भी गुफ्तगू है, जस्टिस इजाजुल एहसन के हवाले से जस्टिस मज़ाहिर, इन 4 जजेस को माइनस करके अगर 5 रुकनी, 3 रुकनी या 7 रुकनी बेंच बना दिया जाए तो उसमें क्या मुज़ायका है। लेकिन नहीं, हर बेंच में इन 3 लोगों ने ही शामिल होना है और हर अहम केस इन्होंने सुनना है। क्यों? सही। क्या सिर्फ इस वजह से कि चीफ जस्टिस है, ही इज द फर्स्ट अमंग इक्वल्स, और इस टाइम जो है ही इज द मास्टर ऑफ अ रोस्टर। गो के जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है उसके तहत जो है 184(3) के जो मुकदमात होंगे उनकी फिक्सेशन भी
तीन रुकनी पावर हाई पावर कमेटी जा रहा है ना, वो पहले उसको मुअत्तल करेगा तीन रुकनी बेंच और फिर उसके बाद जो है ना उसको सुनेगा। वो तो मुअत्तल हो चुका है ना, वो मुअत्तल हो चुका है। अब इस वाले जो है जो रिव्यूज एंड जजमेंट वाला जो इसको भी मुअत्तल करने जा रहा है, इसको भी डेफिनेटली यही इसका मुस्तकबिल नजर आ रहा है, इसको मुअत्तल करेंगे। लेकिन अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को चाहिए कि वो 27A के नोटिस के बावजूद अदालत के सामने पेश होने से इनकार करते हैं। वो कहते हैं जी ठीक है, हमें बायकॉट करना है। हसन रजा पाशा साहब से कानूनी राय लेंगे। हसन रजा पाशा साहब हमारे साथ हैं। हसन रजा साहब, आप एग्री करते हैं हसन अयूब के इस आर्ग्यूमेंट से कि अगर अदालत यही तीन रुकनी बेंच सुनता है तो हुकूमत को या अटॉर्नी जनरल को प्रोसीडिंग्स का बायकॉट करना चाहिए? देखिए, ये तो अब हुकूमत की अपनी पॉलिसी है, लेकिन एक चीज जिसकी मैं जरूर वजाहत करना चाहूंगा कि देखें, पिछले केस में जिसमें 8 रुकनी बेंच बना के ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने अपनी बर्तरी वाजे दिखा दी थी कि 15 जो टोटल जजेस हैं उनमें 8 जजेस उनके साथ हैं और एक रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी पास कर दिया था। तो समझ आ गई पूरे पाकिस्तान को कि 8 जजेस एक साइड पे हैं, 7 दूसरी साइड पे हैं, जो कि अनफॉर्चुनेट है, इस तरह नहीं होना चाहिए। बहरहाल अगर इसमें भी ये तीन मुअज़्ज़ज़ जज साहबान रहने देते, 2 और साथ शामिल कर लेते, फैसला फिर तो ही होना था जो उनकी मंशा थी। क्योंकि 2 जजेस का अगर डाइसेंटिक व्यू आ जाता तो 3 जजेस जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब या बाकी 2 जजेस साहबान इसकी बेंच का हिस्सा हैं, तो 3-2 की रेशो से फैसला कहा जाना, कम से कम ये इंप्रेशन खत्म हो जाता कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इन्हीं 3 जजेस पे मुश्तमिल है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट 15 जजेस पे है, और क्या बाकी जजेस भी इस अहल हैं कि नहीं है? हम तो समझते हैं कि तमाम के तमाम जजेस इसके अहल हैं कि वो आला किस्म के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल मैटर्स हैं उनकी समाअत कर सकते हैं और फैसले सादर कर सकते हैं। सही। लेकिन पाशा साहब, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि बात ये है कि जो 3 जजेस हैं इनके ऊपर तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के बड़े वाजे जो है वो इल्ज़ामात आयद हो चुके हैं, फेडरल गवर्नमेंट कर चुकी है। तो जब इस किस्म के इल्ज़ामात हों तो क्या ऐसा नहीं होता दुनिया में, मुहज़्ज़ब मुल्कों में, कि वहाँ पर जजेस खुद रिक्यूज़ कर जाते हैं और फिर वो अपने सामने ये रिक्यूज़ करने के बजाय चीफ जस्टिस अपने ही हम ख्याल जजेस के सामने जो है वो केसेस फिक्स कर रहे हैं बार-बार? मॉरलिटी है, जानबदारी नहीं है जो हमने देखा अदालती जो समाअत में भी रिमार्क्स हैं, वो कहते हैं मॉरलिटी पे अगर जज नहीं उठना चाहता तो नहीं उठ सकता। मेरा ख्याल तो हमारे मुल्क की अदलिया की आला रवायात थी, उनमें एक रवायत ये थी कि अगर कोई फरीक किसी मुअज़्ज़ज़ साहब पे एतराज़ करता था तो वो अगर रिफ्यूज भी कर देता था बेंच, तो वो जज अज खुद रिक्यूज कर देते थे। और ये कई मिसालें है कि जजेस ने रिक्यूज किया कि अगर मेरे ऊपर एतराज है। और वैसे भी बात ये है कि अगर जज साहब ये समझें कि मेरी क्रेडिबिलिटी पे ऑब्जेक्शन हो रहा है, पूरी जिंदगी का एक निचोड़ है जब वो सुप्रीम कोर्ट या आला अदलिया में बैठते हैं, तो वो क्यों अपने आप को नागुज़ीर समझते हैं कि नहीं जी हमने ही इसी केस को करना है? वो कहते हैं जी दफा करें, मुझे शॉर्टली और प्रिसाइजली अगर मुझे 30 सेकंड्स में बताएं। हसन अयूब थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि ये जो नेक्स्ट हियरिंग शुरू होगी और उसके बाद डे टू डे हियरिंग होगी, तो हसन अयूब को लगता है दोबारा जो है शाराए दस्तूर पर अदालत और पार्लिमान के दरमियान जो कशीदगी पिछले 1-आध हफ्ते में हमें कम नजर आई थी वो बढ़ेगी? जी बिल्कुल, पहले भी खुदा करके थोड़ा से मामलात नॉर्मलाइज हुए और हमने देखा पार्लिमान से भी जो आवाजें आ रही थी वो कुछ कम हो गई, उनमें जो गरजना था वो भी कम हो गया। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी गुड जस्टिस दिया गया। अब दोबारा बढ़ते हुए देख रहे हैं? मेरा ख्याल है कि कोई अब नजर आ रहा है कि मामलात फिर बढ़ेंगे। आज हमारा एक छोटी सी ब्रेक मैंने लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आता हूं आपसे और चुगताई साहब से और हसन अयूब से दोबारा गुफ्तगू का सिलसिला जोड़ेंगे और दूसरे सेगमेंट पे हम बात करेंगे अदालती जो ये सूरत हाल है शाराए दस्तूर पर, इसके साथ साथ पंजाब में जहांगीर तरीन की जो पेशकदमी है, शाह महमूद कुरैशी साहब की अडियाला से रवानगी के बाद का मिशन क्या है, उस पर बात करेंगे। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम अदालती सूरत-ए-हाल और शाराए दस्तूर पर जो मुमकिन कशीदगी है उस पर बात कर रहे थे। इसको समेटते हुए हम चलेंगे पंजाब की तरफ। चाहूँगा कि इसके जो अदालती सूरत-ए-हाल और शाराए दस्तूर पर जो आने वाले दिनों में हसन को कशीदगी बढ़ती हुई नज़र आ रही है, NBC अगर इसको शॉर्टली और प्रिसाइजली समेट सकें, क्योंकि उन्हें तो लगता है कि फ़ैसले पर मट्टी डल चुकी है, लेकिन हसन अयूब को लगता है कि अगले 2 हफ्ते फिर क्रूशल होंगे।
एनबीसी आप क्या राय रखते हैं इस पे? देखिए, जो भी फर्स्ट स्ट्राइक होती है वो किताब वाली बिल्डिंग से होती है। मेरा मतलब समझ रहे हैं? बिल्कुल ठीक उसका है। जवाब फिर पार्लियामेंट से आता है। सही। जिसके पास असल किताब, सही, जिसके पास असल किताब है आइन की, सही, और जो 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 आइन की माँ है, मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, तो वहां से स्ट्राइक जब होती है तो फिर इस तरफ से भी हमला होता है, सही, इधर से जवाबी हमला होता है, सही, जवाबी कार्रवाई होती है। सही। एक हफ्ता जो आपने बताया पीसफुल गुजर गया, वो इस वजह से गुजर गया कि चीफ जस्टिस का मूड बहुत अच्छा था, अच्छी अच्छी बातें होती थी, उलझड़ियां छोड़ी जा रही थी। मैं तो था नहीं, मैं तो खबर पढ़ता हूँ। खुशगप्पियां भी हमने देखी शजरकारी के मौके पर। उसमें तलाश कर लेता हूँ कि क्या लेजा होगा, क्या बात होगी। और जब अली जफर नहीं आया एक दिन, तो उन्होंने कहा अटॉर्नी जनरल से कि आपने बुरा भला तो नहीं कह दिया। उन्होंने कहा नहीं सर मैंने। तो ये बड़ा अच्छा माहौल था। तो पार्लियामेंट का माहौल भी अच्छा हो गया। सही। पार्लियामेंट ने भी अपने आप को दो कदम अब माहौल फिर बिगड़ रहा है। जो माहौल है और आज का जो माहौल है वो फिर गुस्से वाला माहौल है। सही। फिर वो तीनों जज बोल रहे हैं। ठीक है। पहले 2 जज खामोश हो गए थे। ठीक है। अब तीनों जज बोल रहे हैं दोबारा। सही। और दोबारा से वो सवालात कर रहे हैं जो मेरा ख्याल है सही अटॉर्नी जनरल को उसका जवाब देना नहीं चाहिए। ठीक है। आप भी हसन अयूब से एग्री करते हैं कि अटॉर्नी जनरल को बाइकआउट करना चाहिए? जो हसन की बात है, मेरा ख्याल है अटॉर्नी जनरल को चाहिए कि वो एक भरपूर तकरीर करें सुप्रीम कोर्ट के अंदर, पूरे लॉ पर, फिलॉसफी ऑफ लॉ पर, पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन पर, माजी के फैसलों। सही। कि माजी में सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ ठोकरें खाई हैं। ठीक हो गया। और फिर कहीं थैंक यू वेरी मच। अच्छा सर हसन अयूब से एक सवाल से पॉलिटिकल गुफ्तगू का आगाज़ करूंगा, बल्कि वो सवाल मैं आखिर के लिए छोड़ता हूँ, जब हसन अयूब से करना चाहूँगा। जहांगीर तरीन की पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हसन, जहांगीर तरीन की पॉलिटिकल पार्टी अगले 24 से 48 घंटों में अनाउंस होने जा रही है। उम्मीद है। असल में लोग आ रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, राब्ते। अच्छा, जहांगीर तरीन साहब में खूबी ये है कि वो अपने कार्ड सारे शो नहीं करते एक साथ। ठीक है। उन्होंने अपने कार्ड्स अपने छाती के साथ लगा के रखे हैं। सही। और वो इंतजार कर रहे हैं, बहुत से लोगों से उनके राब्ते हैं। सही। और वो जब वो अनाउंस करेंगे तो फिर साथ साथ वो सरप्राइजेस देंगे। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब अदालत कह रहा हूँ, अडियाला जेल में उन्होंने कहा, उन्होंने कहते तन्हाई काटी और बहुत सी चीज़ें। कहाँ तन्हाई काटी, इतनी मुलाकातें की उन्होंने। तो अडियाला में वो खासे मसरूफ रहे हैं। वो मेरी तो इतलात के मुताबिक वो बाहर भी नहीं आते। अच्छा, शाह महमूद कुरैशी साहब अडियाला जेल से उस बात की तरदीद तो करेंगे, बात मुझे पूरी करने दें। शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो अडियाला से निकल कर लाहौर गए थे और इत्तलात थी कि वो जमान पार्क पहुंचेंगे, चेयरमैन से मुलाकात के लिए पहुंच चुके हैं। वहाँ मुलाकात जी बिल्कुल सुना है, मुलाकात शुरू हो चुकी है, मुलाकात जारी रहेगी। इस सारी सूरत हाल के बाद आउटकम क्या होगा हसन? कोई आउटकम नहीं है। देखो 9 मई को अब रिवाइंड तो कर नहीं सकते। ठीक है। 9 मई हो चुका है। वो इंसाफ का झंडा लेके खड़े रहेंगे, ओहदे से इस्तीफा देंगे, कोई नया ग्रुप बनाएंगे? जो माजी में हमने लोगों को देखा, शाह महमूद कुरैशी कहाँ खड़े होंगे? शाह महमूद कुरैशी जहां पर भी खड़े होंगे, लेकिन वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कभी भी नहीं जाएंगे। चलें, उनकी एक हिस्ट्री है। लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो अच्छी उनकी जो है एक्टिविटीज रही है, कोई कायदे तन्हाई नहीं थी। बड़ी मुलाकातें की हैं उन्होंने, बड़ी मुलाकातें की हैं। लेकिन इस बात की बहुत ज्यादा, एक से बहुत ज्यादा जायद की हैं। वो उसकी तरदीद करेंगे यकीनन, इसकी कोई तस्दीक नहीं करेगा। लेकिन जो मुलाकातें हुई हैं हमारे जराए बता रहे हैं। ठीक है, कोई सा भी तरदीद करते हैं, हम आपको गिला नहीं करेंगे। चुगताई साहब, एक चीज, ये जो जहांगीर तरीन की पॉलिटिकल मूव्स हैं उसका पंजाब में फ्यूचर क्या देखते हैं? और शाह महमूद कुरैशी साहब जब जमान पार्क गए तो क्या वो मतलब कामयाब हो पाएंगे अपने चेयरमैन को मनाने के लिए? जो फार्मूला कहा जा रहा है इस्लामाबाद में, जो टॉक इन टाउन है, कि उनके पास कोई फार्मूला है चेयरमैन के पास ले जाके पेश करने का कि वो जो इंसाफ का झंडा है उन्हीं के हाथ में रहने दें? मेरा ख्याल है जो बता रहे हैं हसन कि बहुत आराम से रहे, बहुत वो रहे इसलिए कि कुछ मुलाकातें करनी। सही, वरना वो पहले रोज वो देके आ जाते हलफनामा कि मैं पुरतशद्दुद सियासत में हिस्सा नहीं लूंगा। नहीं आए वो, क्योंकि उनको वहाँ स्टे करना था, वहाँ लोगों को आना जाना था। तो फिर आज निकले और उन्होंने कहा कि मैं चेयरमैन को समझाऊंगा जो मैंने सोचा, जो मैंने कैदे तन्हाई में सोचा 1 महीने की। 1 महीने की नहीं है, 11 मई से अब तक सोचते रहे क्या सोचते रहे। आदमी सुकरात बन जाता है भाई। लेकिन मेरा ख्याल है कि गद्दी नशीनी के 700 साल इनके हैं, इसका बड़ा तजर्बा है।
सही, बहुत तजुर्बा तो है। सियासी गद्दी भी संभालते हुए आपको नजर आ रहे हैं? देखिए, मुझे अब तक तो नजर आ रहे हैं सही। जो गेम खेला है इन्होंने, जिस तरह खेला है, उसमें तो असद उमर को तकरीबन आउट कर देंगे। ठीक है। इमरान खान साहब की फिलॉसफी है कि जिसने ओहदा छोड़ा उसने पार्टी छोड़ दी। सही, उसमें फंस रहे असद उमर, सही, क्योंकि असद उमर ने ओहदा छोड़ा है। अच्छा चुगताई साहब, एक चीज जो हम देखते हैं, जहांगीर तरीन साहब जो है वो भी आगे बढ़ रहे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हों या परवेज इलाही साहब हों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो चेयरमैन की रह जाती है, इनका आपस में मुकाबला कितना पॉलिटिकल डेंट डालेगा एक दूसरे को? देखिए, एक बात तो बहुत क्लियर है कि मुस्लिम लीग नून जो है उसे कोई फिक्र नहीं है कि पीटीआई के कितने परिंदे उड़े हैं, प्रवास कर रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि अगर उसने उनको लिया तो उनके यहाँ हो जाएगी बगावत, जैसे पहले हो हुई थी ज़िमनी इंतखाबात में। अब सूरत हाल ये है कि पंजाब में 2-3 ग्रुप बन रहे हैं सामने आपके। तरीन ग्रुप आ रहा है, उनका अलीम खान साहब शायद प्रेसिडेंट होंगे, और ऑन गालिबन ऑर्गेनाइजर होंगे। कह रहे हैं फिरदौस आशिक आवान स्ट्रांग उम्मीदवार हैं जनरल सेक्रेटरी के लिए। मेरा ख्याल है उनको तो उसी में रखेंगे वो इत्तलात भी, ताकि वो जो बातें करती हैं। सर पाशा साहब को भी गुफ्तगू में ऐड करूंगा, चूंकि वो भी जी सर। दूसरा हाशिम ग्रुप है जो मैटर करता है। ओके, हाशिम जमा वक्त वाला जो ग्रुप है, हाशिम डोगर वाला। ओके। तीसरा पीपल्स पार्टी का भी ग्रुप है, सही, जो आगे बढ़ रहा है और गेन कर रहा है। सही। और चौथा काफली, सही, काफली भी हाथ पैर मार रही है। तो ये बंटवारा जो होगा वो इस तरह होगा, 4 भाइयों में बंटवारा होगा। बड़ा भाई जरदारी है, शायद वो ज्यादा ले। सही। पाशा साहब, आप चूंकि स्टूडेंट ऑफ लॉ के साथ साथ पंजाब की पॉलिटिक्स को भी समझते हैं, जहांगीर तरीन, शाह महमूद कुरैशी और ये सारी जो सिचुएशन जो सफबंदी चुगताई साहब ने मेरे सामने रखी है, मुझे तो ऐसा लगता है कि पंजाब में अगली हुकूमत कम से कम कोई 3 या 4 जमातें या फरीकैन इत्तेहाद करेंगे तो कोई वजीर आला सामने आएगा। देखें, पहले तो आप सारे जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसमें एक बड़ा अहम नाम जो है उसको आप छोड़ रहे हैं, मसलन पीटीआई की पॉलिटिक्स के हवाले से। तो वो नाम है परवेज इलाही साहब का। देखिए, परवेज इलाही साहब को पिछले कुछ दिनों से, जब से वो ओहदे से हटे हैं वज़ीर आला से, उसके बाद उनकी पॉपुलैरिटी विद इन वर्कर्स ऑफ पीटीआई राइज करने के लिए बड़ी कोशिशें की गई हैं, और वो साबित कदम भी हैं जो नॉर्मली कभी नहीं हुए। तो ये चीज आप बड़ी सिग्निफिकेंस है, इसको आप इग्नोर ना करें। आपकी बात से ये लगता है कि अडियाला जेल की कैद तन्हाई से घर के छापों और बख्तरबंद के टकराने का जोरदार मुकाबला है। यस, अब आप समझे हैं, कुरैशी साहब का और परवेज इलाही का जो बची कुची पीटीआई होगी उस पे उसकी सरबराही का मुकाबला होगा। सही। और देखें कौन कामयाब होता है। सही। चुगताई साहब, आपसे आपके पास आने से पहले जरा एक जुमले के लिए हसन की तरफ जाना चाहूंगा। हसन ने कुछ दिन पहले ट्विटर पे ये लिखा कि उन्हें 2024 में इंतखाबात नजर आते हैं। हम एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ तो नहीं है, स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स एंड जर्नलिज्म, जितना थोड़ा बहुत हमने आइन पढ़ा है उसमें मतलब अक्टूबर से हुकूमत नवंबर कर सकती है अगर 1-2 दिन पहले असेंबली डिसॉल्व करे। दिसंबर की हमें आइन में कोई शिक नजर नहीं आती। हसन ने ये ट्वीट क्यों किया, ये सवाल हसन के सामने रखूंगा। 2024 में इंतखाबात कैसे होंगे? आप देख लें, अगर असेंबली मुद्दत से पहले तहलील होगी, ठीक है, तो फिर 90 रोज। सही है। तो फिर पाशा साहब बताएं कि 12 अगस्त हल्का बंदियों के लिए, सेंसस कंप्लीट होने के बाद हल्का बंदियों के लिए इलेक्शन कमीशन को कितना वक्त दरकार है? मेरा ख्याल है कि हल्का बंदियां करने के लिए, फिर उनकी अपीलों की समाअत करने के लिए कम से कम 5 से 6 4 माह 5 माह लगेंगे। 3-4 माह। तो ये वो तमाम टाइम अगर आप ऐड कर दें इसमें तो 3 और 4 7 माह हो गए, और 8वें माह में इलेक्शन है। तो आप शायद एक चीज और भूल रहे हैं आप, वो मर्दमशुमारी है। वही ना, सेंसस की बात कर रहे हैं ना। एक चीज सेंसस कंप्लीट होने के बाद मर्दमशुमारी तो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, उसके बाद तो आपने डीलिमिटेशन करनी है ना। देखें, मर्दमशुमारी के ऊपर ही डीलिमिटेशन होनी है। लेकिन ये चीज आपने जहन में रखनी होगी कि जो हमारी मुश्तरका मफादात की कौंसिल की जो मीटिंग होगी वो ये फैसला करेगी कि इंतखाबात जो है पुरानी मर्दमशुमारी पर होंगे, नए पर होंगे, और ये मेरा ख्याल है किसी भी इजलास में फैसला हो सकता है। लेकिन उससे पहले, जैसे हसन ने मेंशन किया कि 2 हफ्ते अदालती बहुत अहम है, वहां से कोई ऐसा ऑर्डर आ गया कि अक्टूबर या नवंबर से आप आगे नहीं जा सकते,
तो फिर क्या सूरत हाल होगी चुगताई साहब? देखिए जी, बात ये कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से कह दिया है कि अब हमें लगता है कि अक्टूबर में भी इंतखाबात नहीं होंगे। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई के दौरान हुआ है। सही। ये बैठे होंगे आपके पास, जी बिल्कुल हुए जी। हाँ, तो उन्होंने कहा कि जी इसका मतलब है कि 8 अक्टूबर को इंतखाबात नहीं होंगे। उन्होंने कहा जी मुझे नहीं लगता, जो 9 मई को हुआ है उसके बाद तो मुझे लगता नहीं, क्योंकि उसके बाद पंजाब पुलिस ने जो हमसे वादा किया था पुलिस फोर्स देने का, वो उससे विड्रॉ कर दिया है। सही। अब ये सूरत यार, अब कल जो एक बयान आया है मौलाना फजल रहमान का बयान भी आया कि हम मईशत को देखें। आसिफ अली जरदारी साहब ने भी उस पर तड़का लगाया है चुगताई साहब ने, हथौड़ा मारा है। हथौड़ा मारा है, ठीक है। जब मैं कहूंगा जब इंतखाबात होंगे। सही। तो ये देख लें अब आप कि ये आसिफ जरदारी वो हैं जो कहते थे कि हर कीमत पर इंतखाबात अक्टूबर में होने चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, होंगे। पाशा साहब बिलावल ने कहा था हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है। नहीं, क्योंकि ये देखिए जो सेंसस के बाद जो डिलिमिटेशन है ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है। सही। और इसमें पाशा साहब मेरी बात को सेकंड करेंगे कि इसमें इलेक्शन कमीशन अगर ये कहता है कि हमने डिलिमिटेशन करनी है तो वो आईनी इदारा है, सुप्रीम कोर्ट उसके मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकती। और जब ये पॉइंट आपने पहले भी रेज किया, हुकूमत ने भी रेज किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई की डेट दी और उस पर खड़ी हुई है। तो फिर इलेक्शन होंगे? इलेक्शन नहीं हुए, लेकिन फैसला तो अपनी जगह पे मौजूद तो है। फिर इलेक्शन होंगे। देखें, आपका ये स्कूल ऑफ थॉट है। एक और स्कूल ऑफ थॉट है जो कहता है कि 14 मई, जैसे शोएब शाहीन साहब ने प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा कि 14 मई का फैसले का ये जो रिव्यू है इसको अदालत सुन ले, इसके बाद कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स स्टार्ट होंगी। तो हर चीज अपनी जगह पर है, देखते हैं कौन प्रिवेल करता है। पाशा साहब एक चीज ये बताइएगा कि आपके नहीं ख्याल में कि मुश्तरका मफादात की कौंसिल अगर ये फैसला करती है कि पुरानी मरदमशुमारी पे इलेक्शन होंगे तो फिर हम नवंबर से आगे नहीं जा रहे, वरना दूसरी सूरत में एक पॉलिटिकल केओस जो है वो बढ़ेगा नहीं? मेरा ख्याल है कि ये मुश्तरका मफादात कौंसिल जो है ये पुरानी मरदमशुमारी पे आप किस तरह कहेगी कि उस पे करें। नई मरदमशुमारी हो गई है और इससे पहले हुकूमत और इलेक्शन कमीशन प्रोसीडिंग के दौरान ये कहते रहे हैं कि मरदमशुमारी हो रही है, मरदमशुमारी होने के बाद हम इलेक्शन के लिए जाएंगे। और जब ये बात मुकम्मल हो गई है, मरदमशुमारी हो गई है, अब डीलिमिटेशन की बात जिस तरह की जा रही है ये बड़ी अहम है। ये डीलिमिटेशन जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा तो उस खिलाफ अपीलें आनी है और अपीलें चलनी है हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट का अपना एक प्रोसेस है, वो उस प्रोसेस को अडॉप्ट करके फैसले करेंगे, फिर अपील दर अपील होनी है, उसको भी चैलेंज करना है। मिनिमम 6 महीने लगेंगे इस काम में। मेरा ख्याल है कि 6-7 महीने का प्रोसेस अभी बन रहा है जो नजर आ रहा है। एक और बड़ी अहम बात है जो मौलाना फजल रहमान साहब की कल की जो स्टेटमेंट है, जो उन्होंने इलेक्शन के हवाले फरमाया कि इत्तेहादी जमातों के सरबराहान से मिलके कोई मुतफिका डेट देंगे। मीनिंग देर में 8 अक्टूबर वाली कहानी मुझे नजर नहीं आ रही। ठीक हो गया, आपको भी नजर नहीं आ रही। हसन अयूब तो पहले ट्वीट पे ऐलान कर चुके हैं कि 2023 में इंतखाबात नहीं होंगे। चुगताई साहब भी इत्तफाक करते हैं कि डिलिमिटेशन का मामला। तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा। आज इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलिसी रिफॉर्म्स इंस्टीट्यूट IPRI के तहत एक सेमिनार था इस्लामाबाद में, उसमें साबिक सऊदी सफ़ीर ने पाकिस्तान में जो माशी काम होने हैं, जो सरमायाकारी होनी है, उस पर गुफ्तगू करते हुए एक बहुत अहम राय दी। उन्होंने कहा पाकिस्तान में जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती, हाउस इन ऑर्डर नहीं होता और पॉलिटिकल पोलराइजेशन कम नहीं होती, उस वक्त तक सरमायाकारी कैसे आ सकती है, ये हम सबको सोचना होगा। तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा। लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद आके आपको बताएंगे कि वसीम अकरम प्लस सरदार उस्मान बुज़दार 5 सालों में लखपति से अरबपति कैसे बने। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। इंतखाबात अक्टूबर में होंगे या फिर मार्च 2024 में होंगे, ब्रेक पर जाने से पहले हम अपने डिस्टिंग्विश पैनल के साथ बात कर रहे थे उस पर। ब्रेक के बाद 2 अहम खबरों पर हमने बात करनी है। सबसे अहम खबर है वसीम अकरम प्लस की, और वसीम अकरम प्लस जब हम कहते हैं तो उससे हमारी मुराद साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार होते हैं। सरदार उस्मान बुज़दार 9 मई के वाक़यात के बाद मंजर आम से गायब हो गए थे और चंद दिन कबल वो कोयटा में सरफेस हुए और एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने सियासत से किनारा कशी का ऐलान किया। लेकिन इस सारी सूरत हाल में उन पर जो एंटी करप्शन के इल्ज़ामात हैं, तहकीकात हैं, नैब की इंक्वायरियाँ हैं, वो अपनी जगह पर जारी हैं। और ज़रा ये बताते हैं कि नैब समेत एंटी करप्शन ने उनके खिलाफ घेरा तंग किया हुआ है। लेकिन सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं जाहिद गिशकोरी, वो हैरानकुन मालूमात सामने लाए हैं सरदार उस्मान बुज़दार और उनके असासों के हवाले से। जाहिद हमारे साथ हैं। जाहिद वेलकम करूँगा आपको। जाहिद,
2018 में सरदार उस्मान बुज़दार जब आए तो उनके पास कितने असासे थे? एक तो बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में मौका दिया। जी, मैंने इस स्टोरी पे काम किया है, कई महीने लगे हैं। मेरे लिए नए इंकशाफात थे कि सरदार उस्मान बुज़दार जो 2018 में पहली बार इलेक्शन लड़े थे और अपने कागजात नामजदगी में इलेक्शन अफसर के सामने डिटेल बताई थी कि मजमूई तौर पर उनके पास 7,61,000 रुपए के उनके मजमूई असासों की मालियत है। सही। और वो एक गरीब तरीन, आप यूं समझिए, MPA थे और फिर MPA बन गए और उसके बाद चीफ मिनिस्टर पंजाब, सबसे बड़े सूबे के गवर्नमेंट के हेड। तो वो अरसा गुजरता रहा। अगले साल उन्होंने बताया कि उनके असासों की जो कुल मालियत है वो 2.5 करोड़ है, फिर 3.5 करोड़ हो गई। 3 साल तक उन्होंने यही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बताया। उसके बाद आपने देखा नैब ने उनके खिलाफ तहकीकात शुरू की, बड़ी चीमा गोइयाँ हुई उनके हवाले से, उनके असासों के हवाले से। तो एज ए रिपोर्टर मैं भी इंक्विजिटिव उसमें था कि जानने की कोशिश की जाए क्या उनके असासे इतने ही हैं या इससे बढ़ के हैं। तो ये इलेक्शन जब 14 मई को अनाउंस हुआ पंजाब में और उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर फिर फाइल किए, जो कि मार्च 2023 में उनको मैं निकलवाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जो नॉमिनेशन पेपर्स होते हैं कानून की रोशनी में आपको तमाम तर डिक्लेरेशन ओथ पे देना होता है, और अगर थोड़ी सी भी गलती की निशानदाही हो जाए तो आपकी डिस्क्वालिफिकेशन के चांसेस होते हैं, और कई डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, आपको मालूम है। तो मैंने उनके गोशवारे निकाले वहाँ पर जो उन्होंने जमा करवाया। तो मेरे लिए एक बड़े हैरानकुन इंकशाफात थे कि एक लाखपति चीफ मिनिस्टर साबिक, अब तो वो अरबपति बन चुके हैं, और वो भी पिछले 3-4 साल में उन्होंने जनाब वहाँ पर बताया अपना कि अच्छा जाहिद, एक सवाल आपसे करना चाहूँगा, चूँकि सरदार उस्मान बुज़दार का ताल्लुक जुनूबी पंजाब से है, आपका भी ताल्लुक जुनूबी पंजाब से है, और हम भी जुनूबी पंजाब से जैसे कहते हैं थोड़ा बहुत आना जाना रखते हैं। सरदार उस्मान बुज़दार या उनकी फैमिली का कोई इतना बड़ा बिजनेस नहीं था कि 4 से 5 सालों में ग्रो कर गया है, बिकम लखपति से अरबपति बन गए और बिलियनर बन गए। ऐसा कोई बिजनेस बज़ाहिर हमें उन्हें नज़र नहीं आता। छोटी मोटी ज़मींदारी या जो चीज़ें हम साउथ पंजाब में देखते हैं वो उनकी हो सकती हैं। इससे पहले वो तहसील नाजिम रह चुके थे। 2 अरब के असासे इन कैश उन्होंने जाहिर किए हैं, ज़मीनों की सूरत में जाहिर किए हैं या गाड़ियों की सूरत में? डिटेल्स क्या हैं जाहिद? देखिए, जो उनका इन 4 साल में इजाफा नजर आया, एक तो 2700 कनाल नई जमीन उनके असासों में शामिल हुई है। सही। और बिलखसूस जो लास्ट टाइम जो उन्होंने अपने गोशवारे जमा कराए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, वो सिर्फ टोटल मालियत 3.5 करोड़ की है। ये असासे उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ जमा नहीं करवाए। ये वहाँ जो इलेक्शन अफसर है नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए, वहां पर ये बताया है, जिसमें ये नया इंकशाफ है। 2700 कनाल नई जमीन है, 15 के करीब तकरीबन नए प्लॉट्स हैं। खानेवाल में एक कमर्शियल प्लॉट है, एक मुल्तान में घर है। ये इजाफी चीजें हैं सही जो उन्होंने वहाँ पर ये जो जमीनें जो एडिशन हुई हैं, ये वहीं तौंसा के इलाके में है या किसी बड़े शहर में है? जी ये तौसा में है, डेरा गाजी खान में है, चोटी में है, खानेवाल में है, मुल्तान में है। उनकी अहलिया की भी उन्होंने कुछ ज़मीनें शो की हैं। और ये ज़मीनें यकदम से आ जाना, मैंने सरदार उस्मान बुज़दार को काफ़ी कांटेक्ट किया, उनसे बातचीत करने की कोशिश की, वो तो मेरे राब्ते में नहीं आ सके। उनके जाफिर खान बुज़दार जो उनके भाई हैं और बड़े रिस्पॉन्सिबल आदमी हैं, उनसे मैंने पूछा कि ये असासे कैसे बढ़ गए। बहुत ज़्यादा बड़े हैं, गैर मामूली हैं। तो उन्होंने बताया कि हमारे वालिद साहब से ये विरासत में चीज़ें आई हैं, क्योंकि उनकी 2019 में डेथ हो गई थी। सही। तो फिर मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट से जो पंजाब का है वहाँ से सारी डिटेल लेने की कोशिश की कि जो बाकी बहन भाई हैं उनको भी इसी तरह से हिस्सा मिलना चाहिए था, हिस्सा मिलना चाहिए था। उनके असासों में कितना इजाफा हुआ है।
तो मेरे नॉलेज में जो रिकॉर्ड आता है, जो मैंने अपने सोर्सेज से हासिल किया है, उसमें तो 2 भाई उनके रजिस्टर्ड ही नहीं है FPR के साथ, बिल्कुल ही सही। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में उनका कोई जमीन का रिकॉर्ड नहीं आ रहा। एक भाई इनके अयूब बुज़दार साहब हैं, उनके खाते में 103 कनाल जमीन नजर आती है। तो यकदम से क्या उन्होंने कहा, ये तो अभी थोड़े से असासे हैं, अभी और ट्रांसफर होने हैं, इंतकाल होना है। अच्छा, और मजीद तो चीजें मतलब उनको मिलनी है, मजीद मिलनी है। तो एक पॉसिबिलिटी है कि ये अरब जो हैं 10 अरब हो जाएं। जाहिद किशकोरी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, वक्त बहुत कम है, अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।